जय हिंद, जोहार एवं नमस्कार दोस्तों। मैं राकेश रंजन आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड पुलिस में मैथ्स के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर आज 5 लेकर के आ गया हूं। एकदम नई एनर्जी, नए जोश के साथ प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। और थोड़ा ठहरिए, ये जो प्रैक्टिस सेट है केवल झारखंड पुलिस में नहीं काम आएगा, हर जगह काम आएगा। झारखंड पुलिस में तो काम आएगा ही, साथ ही साथ अभी एसएससी जीडी की परीक्षा चल रही है, उसमें भी जाके देख लेना, बिल्कुल सेम सेम सवाल मिलेगा। और आरपीएफ की वैकेंसी आ गई है, आरपीएफ में कांस्टेबल और एसआई दोनों की वैकेंसी आ गई है। रेलवे में टेक्नीशियन की वैकेंसी आ गई है, लोको पायलट, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सब के लिए रामबाण मैथ्स है। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, तो जुड़ जाएंगे सभी बच्चे जल्द से जल्द ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सके। तो क्लास नंबर 5 है, ये रामबाण मैथ्स है, सबके लिए काम आएगा। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 की ओर। सवाल नंबर 1 आने से पहले आप सभी को मैं बता दूं, संडे फ्री मॉक टेस्ट होता है पेपर 2 के लिए 2023-24 के लिए, झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए। टेस्ट का जो टाइम रहेगा, सुबह 10:15 में टेस्ट स्टार्ट हो जाएगी और 12:15 तक टेस्ट चलेगी। दूसरी बात, जो भी बच्चे स्टडी फॉर गोल्स के ऐप को इंस्टॉल नहीं किए हैं, तो आप जाएंगे प्ले स्टोर में, जाएंगे वहां से इंस्टॉल करेंगे S4G स्टडी फॉर गोल्स के ऐप को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला सवाल आ गया। यह सवाल पूछा गया सवाल है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जवाब दीजिए। एक बात और याद रखिएगा, एसएससी जीडी का पेपर में दम ही नहीं आ रहा है इस बार, तो जितना करवाएंगे उससे लेवल नीचे ही रहेगा। एक बात हमेशा याद रखना, युद्ध जीतने के लिए मन में विश्वास होना चाहिए और हौसला होना चाहिए। तो यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो मन में विश्वास और हौसला होना चाहिए। तो आज क्वेश्चन नंबर पहला, ये सवाल पूछा गया है एसएससी जीडी की परीक्षा में भी और कई एग्जाम में भी पूछा गया है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप जवाब देके दिखाइए जल्द से जल्द। और यदि आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप ऐप के माध्यम से हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। एक बैग में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात 5:9:4 है। यदि बैग में कुल 860 रुपए हैं, तब 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? पहला सवाल आ गया, बड़ा आसान सवाल है लेकिन अक्सर एग्जाम में आता है। जरा ध्यान से देखना मेरे प्यारे दोस्त, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं, किस रेशियो में दिए गए हैं? आप बोलेंगे सर जी ये तो दिया गया है 5:9:4। लिख लेंगे 5/9/4। ध्यान रहे, 1 रुपए के 5 के सिक्के हैं, 2 रुपए के 9 के सिक्के हैं और 5 रुपए के 4 के सिक्के हैं, तथा टोटल रुपए कितना है? 860 है। तब जरा देखो तो 1 रुपए के 5 के सिक्के हैं तो टोटल रुपया कितना हुआ? 5 के गुना 1, तो बोले तो 5 के प्लस 9 के गुना 2, 18 के प्लस 4 के गुना 5, 20 के बराबर किसके बराबर है टोटल रुपया? आप बोलेंगे 860 के बराबर है। अब जरा देखो 20 के में 18 के जोड़ेंगे तो 38 के हो जाएगा, 38 के में 5 के जोड़ेंगे 43 के हो जाएगा, तो 43 के का मान किसके बराबर हो जाएगा? 860 के बराबर हो जाएगा, है ना। 43 दूनी 86, 20 बार में कट जाएगा, तो के का मान कितना आ गया? आप बोलेंगे सर के का मान तो 20 आ गया। अब सवाल में क्या पूछ रहा है? सवाल में ये पूछ रहा है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 5 रुपए के 4 के सिक्के हैं, के का मान 20 है, तो 20 चौका 80। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सवाल का
सही जवाब। 5 रुपए के 4 के सिक्के हैं, के का मान 20, नीचे आया के का मान 20, तो 20 चौका 80, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सवाल का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 5 सेकंड के अंदर जवाब आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 का। एक बल्लेबाज ने अपनी 13वीं पारी में 85 रन बनाए, जिससे उसके पारियों के औसत में 5 रन की वृद्धि हो गई। 13वीं पारी के बाद में उसके औसत रन ज्ञात कीजिए। ये पारी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब चाहिए। एक बल्लेबाज ने जब अपनी 13वीं पारी में 85 रन बनाए, 13वीं पारी में जब बना रहा है कितना रन, आप बोलेंगे 85 रन बना रहा है, लिख लिए 85। अब सवाल में कह रहा है जैसे 13वीं पारी में बनाया 85 रन, उसके औसत में 5 रन की वृद्धि हो गई, औसत में 5 रन बढ़ गया, तो औसत में 5 रन की वृद्धि हुई। इसका मतलब पहली पारी के लिए उसको 5 रन फालतू बनाना पड़ा होगा, दूसरी पारी के लिए उसको 5 रन फालतू बनाना पड़ा होगा, तीसरी पारी के लिए उसको 5 रन फालतू बनाना पड़ेगा, इसी तरह से 13वीं पारी के लिए उसको 5 रन फालतू बनाना पड़ा होगा। तो कुल मिला के कितना फालतू रन बनाया होगा, 13 गुना 5, बोले तो 65 रन वो फालतू बनाया। 85 में से 65 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20। इसका मतलब पहले औसत कितना था, 20। लेकिन ठहरिए, सवाल में कह रहा है 13वीं पारी के बाद उसका औसत बताइए। सवाल में कह रहा है 13वीं पारी के बाद औसत में तो 5 रन की वृद्धि हो जाता है, तो 20 में जब 5 रन की वृद्धि होगी तो औसत कितना हो जाएगा, 25 रन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सवाल का सही जवाब। जितना भी सवाल करवाएंगे सारा पूछा गया सवाल ही होगा। और एसएससी जीडी का भी एग्जाम चल रहा है, बहुत सारा बच्चा एग्जाम दिया भी होगा, एकदम सवाल में दम नहीं आ रहा है, जो हम करवा रहे हैं इससे 10 गुना आसान सवाल आ रहा है, ठीक है। यदि आप ये कर ले रहे हैं फिर अच्छे अच्छे एग्जाम में आप झंडा गाड़ देंगे। एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 30% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। जरा ध्यान से देखिए सवाल को। इसमें क्या करेंगे, मार्क प्राइस लिखेंगे, सेलिंग प्राइस लिखेंगे और कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। मार्क प्राइस क्या होता है, अंकित मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य होता है और कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य होता है। सवाल में कह रहा है एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। यदि लागत मूल्य सीपी यदि 100 है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 50% अधिक, तो 100 से 50% अधिक तो कितना हो जाएगा, 150। 150 क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा, अर्थात अंकित मूल्य हो जाएगा। अब सवाल में कह रहा है और 30% की छूट देता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा बच्चों, जब भी छूट देगा तो किस पे देगा, अंकित मूल्य पे देगा। अंकित मूल्य कितना, 150 है। 150 में जब कितने का छूट दे रहा है, 30% का छूट दे रहा है, तो सामान बेचेगा कितना में, 150 का 70% बेचेगा। 150 गुना 70, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 सती 75 से 105। अब थोड़ा गौर से देखो, 100 का सामान बेच रहा है 105 में, 100 रुपए लागत मूल्य है, विक्रय मूल्य 105 है, कितने का प्रॉफिट। आप बोलेंगे सर ये तो इतना आसान सवाल, 5% का प्रॉफिट। और एग्जाम जाके जाके देख लो, एसएससी जीडी का भी जो एग्जाम चल रहा है इस बेसिस पे सवाल आ रहा है, भले इससे आसान सवाल है लेकिन आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 5% प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 16 जनवरी 2023 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है एसएससी जीडी की परीक्षा में। हम क्या मान के चलते हैं, झारखंड पुलिस जो है, झारखंड पुलिस कांस्टेबल जो है
एसएससीजीडी जो कांस्टेबल है सेंट्रल वाला, बिल्कुल उसी के बेस पे लेके चलते हैं। उसके बराबर है, उससे नीचे ही रहता है झारखंड पुलिस कांस्टेबल। क्यों भाई? ये सेंट्रल है, सेंट्रल में पूरे भारत के लोग फाइट करते हैं, तो सवाल जो है उससे लेवल लो ही रहेगा। इसलिए हम एक स्टैंडर्ड लेवल लेके चलते हैं झारखंड कांस्टेबल के लिए भी, और एसएससीजीडी का सवाल अच्छा सवाल माना जाता है। तो बिल्कुल यदि आप ये सब सवाल कर ले रहे हैं तो आप मैथ्स में झंडा गाड़ देंगे, ये मेरा वादा है। अब जरा देखो तो 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 1, तो आपसे पूछ रहा है x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान रहे आपको क्या दे रखा है, 2x प्लस वाई बटा नीचे क्या है x प्लस 4y, इसका मान कितना दे रखा है? आप बोलेंगे 1 दे रखा है, नीचे कुछ नहीं मतलब नीचे 1 हो जाएगा ना। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, हथकड़ी जेल वाला सीन करोगे तो कितना हो जाएगा जरा देखना मेरे प्यारे दोस्त। 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 4y। अब ध्यान रहे 2x में एक x को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, 4y में एक y को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3y। कुल मिला के क्या रिलेशन आया x और y के बीच में, x इज इक्वल टू 3y। अब सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का मान पूछ रहा है। ध्यान से देखिए x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का मान पूछ रहा है। अब क्या करेंगे, x के जगह में 3y रखेंगे तो 3y प्लस वाई बोले तो 4y अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, x का मान जब 3y रखेंगे 3y में से एक y घटेगा तो 2y हो जाएगा, y से y शहीद हो जाएगा, 2 दूनी 4, कुल मिला के कितना बच जाएगा, 2। बोले तो ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये 2 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब देके दिखाइए जल्द से जल्द। यदि 18 श्रमिक एक सड़क को 15 घंटे में बना सकते हैं तो इस सड़क को 9 घंटे में बनाने के लिए कितने और श्रमिकों की आवश्यकता होगी? एकदम गारंटी के साथ बोलते हैं 90% बच्चा गलती करेगा, उस गलती के लिस्ट में आपका नाम भी शामिल है कि नहीं ये भी आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब पहले आप दे के दिखाइए, जल्दी से दे के दिखाइए। 90% बच्चा गलती करेगा, ये हम दावे के साथ कहते हैं। अब जरा देखना, यदि 18 श्रमिक एक सड़क को 15 घंटे में बना सकते हैं तो इस सड़क को 9 घंटे में बनाने के लिए कितने और श्रमिकों की आवश्यकता होगी? तो ध्यान रहे आप जानते हैं MDH मसाला वाला फॉर्मूला से M1 D1 H1 बाय W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 बाय W2। कुल मिला के क्या सीखे सर, सब कुछ रहेगा ऊपर में, काम कहां रहेगा, नीचे। यदि मान लीजिए सर H1 और H2 नहीं दिया हुआ रहेगा तब क्या होगा, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। जब घंटा नहीं दिया हुआ रहेगा तो क्या होगा सर, घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, H1 से H2 हट जाएगा। समझ में आ रहा है, दिया गया है ही नहीं। अब जरा देखना इसमें क्या कह रहा है, 18 श्रमिक एक सड़क को 15 घंटे में बना सकते हैं तो 9 घंटे में बनाने के लिए कितने और श्रमिकों की आवश्यकता होगी? अब जरा देखो तो इसमें क्या बोला गया है, आप तो बोलेंगे सर जी इसमें वर्क नहीं दिया गया है, वर्क नहीं दिया गया, काम नहीं दिया गया। तो जरा देखो तो इसमें क्या कह रहा है, हाँ इसमें क्या है, वर्क क्या है, काम तो दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त, सड़क बनवाना है। तो एक सड़क बनवाना है तो काम के जगह में क्या आ जाएगा, एक। अब जरा देखना 18 श्रमिक 18 गुना कितना दिन में सड़क बना रहा है, 15 घंटे में बना रहा है, 18 गुना 15
अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 1, एक सड़क बना रहा है ना, बराबर इधर क्या हो जाएगा 9 घंटे में बनाने के लिए 9 घंटे में बनाने के लिए x मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। दोनों साइड सड़क है ना, 1 1 सड़क। अब जब देखो तो क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, तो x का मान कितना आ जाएगा 15 दूनी 30। तो क्या सर ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा क्या? नहीं, सवाल में आपसे बोल रखा है कितने और श्रमिकों की आवश्यकता होगी। जरा देखो तो 30 श्रमिकों की आवश्यकता हो रही है, लेकिन पहले से 18 श्रमिक तो मौजूद थे, तो कितने और श्रमिकों की आवश्यकता होगी? 30 में से 18 घटाएंगे तो 12 और श्रमिकों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सवाल का सही जवाब। कुल मिला के एक बात और क्या सीखे, M1D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2 अपॉन W2। मान लेते हैं दोनों केस में वर्क बराबर रहेगा, उस केस में क्या हो जाएगा M1D1 इज इक्वल टू M2D2। समझ में आ रहा है क्या? दोनों साइड वर्क बराबर है, इधर भी एक सड़क बनाना है उधर भी एक सड़क बनाना है। when W1 इज इक्वल टू W2, जब कभी भी वर्क बराबर रहेगा तो M1D1 बराबर M2D2। बस कुछ नहीं करना था, एक छोटा सा कंसेप्ट था। 18 श्रमिक 15 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 18 गुना 15 बराबर 9 घंटे प्रतिदिन काम करने हैं, 9 लिख लिए। कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी x, 9 दूनी 18, 15 दूनी 30। लेकिन ठहरिए, 30 श्रमिकों की आवश्यकता होगी, पहले से 18 श्रमिक मौजूद हैं, तो कितने और श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी और बोल रखा है। तब क्या करेंगे 30 में से 18 घटाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी 12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब चाहिए। 20 आदमी 6 दिन में 520 रुपए अर्जित कर सकते हैं, तो 18 आदमी 10 दिन में कितना धन अर्जित करेंगे? एक बात हमेशा याद रखना, सब कुछ रहेगा ऊपर में, काम कहाँ रहेगा नीचे। अब आप बोलेंगे सर इसमें काम तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो जरा ध्यान से देखिए 520 रुपए कमा रहा है, तो काम क्या है? पैसा कमाना काम है। काम क्या है? पैसा कमाना काम है। तो आप जरा देखेंगे 20 आदमी 6 दिन में, तब क्या करेंगे 20 गुना 6 अपॉन नीचे क्या आ जाता है? काम आ जाता है। तो काम तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सर, तो जो 520 रुपए है ना मेरे प्यारे दोस्त, वही क्या हो जाएगा काम। तो नीचे क्या हो जाएगा 520, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 18 आदमी 10 दिन में कितना धन अर्जित करेगा? 18 गुना 10 गुना कितना धन अर्जित करेगा ना, धन अर्जित करेगा तो क्या काम कर रहा है, नीचे क्या आ जाएगा x रुपए का धन अर्जित कर रहा है। काट वाट लो जो कट रहा है, जीरो से जीरो को काट दिए, अब काट लो, 2 बार में काटेंगे कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 2 से फिर काटेंगे, 2 तिया 6, 13 दूनी 26, 3 छक 18, 13 छक 78, 13 छक 78 गुना जीरो है ना, तो x का मान कितना हो जाएगा 780। कुल मिला के जब 2 से काटे थे यहाँ पे क्या 260 होना चाहिए, फिर 130, तो 130 को जब 6 से गुना करेंगे 780 हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया क्या? 20 गुना 6 बटा 520 बराबर 18 गुना 10 बटा कितना हो जाएगा x, जीरो से जीरो काट देंगे, बाकी इसको सॉल्व कर देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 780 रुपए। 780 रुपए किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, 4800 के 25% के 15% का 10% कितना होगा? बड़ा छोटा सवाल है। 4800 दिया गया है, 4800 के 25%, 25% को भिन्न के रूप में 1/4 लिखेंगे, गुना 15% बोल रखा है, तो 15% को भिन्न के रूप में कितना लिखेंगे 3/20, गुना 10% को भिन्न के रूप में कितना लिखेंगे 1/10,
1 2, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 4 दूनी 8, 8 छक 48, तो कितना हो जाएगा 6 तिया 18, 6 तिया 18। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सवाल का सही जवाब। 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे, 4 दूनी 8 छक 48, 6 तिया 18। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सवाल का सही जवाब। छोटा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 8, एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा जब उसकी त्रिज्या दोगुनी और उसकी ऊंचाई आधी कर दी जाए? तो कितना परिवर्तन होगा? पहली बात, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है? आप बोलेंगे 2 पाई आर एच हो जाता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 2 पाई आर एच। यदि आप यहां पे देखें तो 2 पाई क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो क्या केवल हो रहा है रेडियस और हाइट पे डिपेंड कर रहा है ना। यहाँ पे 2 पाई तो कांस्टेंट रहेगा ना। अब जरा देखो, क्योंकि 2 पाई का मान 22/7, 2 तो ऐसे कांस्टेंट है ही, नंबर है। अब यार देखना सवाल में क्या कह रहा है। उसकी त्रिज्या 2 गुनी कर देते हैं, उसकी त्रिज्या 2 गुनी कर देते हैं। त्रिज्या कितना कर रहे हैं? 2 गुनी कर रहे हैं। तो r पहले था, अब कितना हो जाएगा? 2r हो जा रहा है। और ऊंचाई आधी कर देते हैं। ऊंचाई पहले h था, अब कितना हो गया? h/2, h/2। ऊंचाई को आधा कर रहे हैं, 2 से 2 कट गया, तो कुल मिला के कितना रह रहा? आर एच वहां पे भी था, आर एच यहां पे भी रह जा रहा है। अब क्या हो जाएगा? कोई परिवर्तन नहीं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कोई परिवर्तन नहीं। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। जरा देखो तो 2 पाई तो कांस्टेंट है मेरे प्यारे दोस्त। रेडियस इनटू हाइट पे, रेडियस और हाइट पे डिपेंड करेगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो रेडियस क्या बोल रहा है? 2 गुना कर रहे हैं त्रिज्या का, 2r। ऊंचाई आधी कर रहा है, तो h/2, 2 से 2 कट गया। r और h पहले भी था, बाद में भी वही रह रहा है। तो कुल मिला के क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, जिससे होता ना एक फेरी वाला चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, मैं छूट का प्रतिशत ज्ञात करी। जितना सवाल करवा रहे सारा पूछा गया सवाल ही है, छूट का परसेंट पूछ रहा है। ऐसे होता है ना, फेरी वाला चिल्ला चिल्ला के बोलता है 5 खरीदिए 3 फ्री ले जाइए, 5 खरीदिए 3 फ्री ले जाइए। मॉल वाला भी बोलता है 5 खरीदिए 3 फ्री ले जाइए। तो छूट परसेंट पूछ रहा है, तो फ्री में कितना दे रहा है? मुफ्त में 3 अपॉन टोटल। 5 में से 3 जोड़ेंगे कितना? परसेंट में लाने के लिए क्या करते हैं? 100 से करते हैं गुना। 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 25 100, 25 तिया 75/2, यानी 37.5%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सवाल का सही जवाब। तो 37.5% का छूट दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको पता होना चाहिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? आप बोलेंगे 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्त? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर बोल रहा है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर नहीं है, 21 सेंटीमीटर तो व्यास दिया गया है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 21/2, 21/2। इसका स्क्वायर बोल रहा है ना, तो 21/2 गुना 21/2 कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 21/2 क्यों किए सर? 21 सेंटीमीटर तो व्यास है, तो त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी। 21/2 गुना 21/2, 2 दूनी 4 से 1 4 चला गया, 7 तिया 21 हो गया, 22 तिया 66 हो जाएगा। 66 को जब 21 से गुना करेंगे तो 66 का 66, 66 दूनी 132, तो 6 6 2 8, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर
बोले तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सवाल का सही जवाब। और एकदम एग्जाम में सवाल आता है, कोई भी एग्जाम जाके देख लो, एकदम सवाल आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक दुकानदार एक सिलाई मशीन के अंकित मूल्य पर 14% की छूट देने के बाद रियायती मूल्य पर 10% की छूट देता है। अंतिम विक्रय मूल्य 3483 है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रम मूल्य नहीं है, विक्रय मूल्य कर लेना, ठीक है। अब जरा देखना, तो अंकित मूल्य आपसे पूछ रहा है, हम मान लेंगे अंकित मूल्य x रुपया है, उसमें 14% का छूट दे रहा है। 14% का छूट दे रहा है तो कितना में बेचेगा? 86% में बेचेगा। 86% को भिन्न के रूप में कितना लिखेंगे? 43/50। फिर सवाल में कह रहा है 10% का फिर छूट दे रहा है, तो बेचेगा कितना? 90% में बेचेगा। 90% को भिन्न के रूप में 9/10 लिख रहे हैं, बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? 3483, लिख ले 3483। 9 से काटो, 9 तिया 27, 34 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा? 7 और 8 78 हो जाएगा ना। तो 9 8 72, 78 में से 72 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 और 3 9 7 63, है ना। तो 387, इसमें क्या आ गया? 43। जब इसको काटेंगे 43 नवा 387, 9 3 नवा 27 के साथ भागे तो में 2, 4 नवा 36 और 2 38, ठीक। अब क्या हो जाएगा? x का मान कितना हो जाएगा? 500 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4500। तो 4500 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 4500 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब जल्दी से देके दिखाइए आप लोग तुरंत। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब चाहिए। तीन संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 33 है, तो तीनों संख्याओं का HCF क्या होगा? तो जल्दी से कमेंट में जवाब देंगे। तो जरा देखो, तो तीन संख्या 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4, तीन संख्या का जिक्र किया गया है ना। थोड़ा सा लिख लेते हैं, तीन संख्या का जिक्र किया गया तो ए बी और सी। इसका जरूरी था नहीं, लिखना चाहते हैं लिखो, मत लिखना चाहते हैं मत लिखो। जब देखो तो 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा? अंश बट्टा हर के रूप में आ गया, रेशियो के रूप में। तब क्या करेंगे? हरों का एलसीएम लो। 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। 12 से अब हर जगह करिए गुना। क्यों ऐसा कर रहे हैं सर? हर में जो आया ना महानुभाव, उसको हटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। 2 3 4 का इसीलिए ले रहे हैं एलसीएम। अब क्या हो जाएगा? 2 छक्का 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 6 अनुपात 4 दूनी 8 अनुपात 3 तिया 9। अब सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है? और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 33 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना? 33 है। सबसे बड़ी संख्या 9 यूनिट, सबसे छोटी संख्या 3 यूनिट। 9 यूनिट में से 3 सॉरी, सबसे बड़ी संख्या 9 यूनिट, सबसे छोटी संख्या 6 यूनिट। बोल रहा है सवाल में 9 यूनिट में से 6 यूनिट घटाएंगे कितना आएगा? 3 यूनिट होगा। 3 यूनिट का मान 33 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 33/3 बोले तो 11 हो जाएगा। जो 11 आएगा वही क्या हो जाएगा? इसका HCF हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी समझ में आया ना? तीनों संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा? 6 अनुपात 8 अनुपात 9। सवाल में कह रहा है सबसे बड़ी संख्या 9 यूनिट है, सबसे छोटी संख्या 6 यूनिट है। सवाल में कह रहा है सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 33 है। 9 यूनिट में से 6 यूनिट घटाएंगे, 3 यूनिट का मान 33, तो 1 यूनिट का मान 33/3 बोले तो 11। तो 1 यूनिट का जो मान आएगा वही HCF हो जाएगा, यानी 11। क्वेश्चन नंबर 13, यदि एक रेलगाड़ी
162 मीटर लंबे स्टेशन को 18 सेकंड में तथा 120 मीटर लंबे स्टेशन को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात, चाल बराबर क्या होता है? आप बोलेंगे चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। एक बात हमेशा याद रखना, जब कोई रेलगाड़ी दोनों केस में चल रही है तो रेलगाड़ी की चाल तो समान होगी ना, एक ही रेलगाड़ी है तो रेलगाड़ी की चाल दोनों केस में तो समान होगी। और दूसरी बात याद रखिएगा, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कितनी दूरी तय करेगी? रेलगाड़ी की अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। जब कोई रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करती है तो कितनी दूरी तय करेगी? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। अब जरा देखिएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय है तो इसमें दूरी कितना हो जाएगा? एक बात और, रेलगाड़ी की लंबाई को मान लिए x मीटर, ठीक है, तो क्या मान लिए हम x मीटर, तो x प्लस 162 मीटर लंबे स्टेशन है ना, तो x प्लस 162 अपॉन समय कितना लग रहा है? आप बोलेंगे 18 सेकंड का समय लग रहा है, नीचे आ गया 18 बराबर, इधर क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी की लंबाई तो x है तो x प्लस 120 बटा नीचे क्या आ जाएगा? समय बोले तो 15 सेकेंड। अब थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिए, 3 छक 18, 3 पचे 15, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 5x प्लस 62 पचे 100, 62 पचे कितना हो जाएगा? 810, 5 दूनी 10 के शून्य बाकी तुम्हें 1, 16 पचे 80 और 81, 810 बराबर, इधर कितना हो जाएगा? 6x प्लस 12 छक 72, 720, ठीक है। 6x में 5x घटाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 810 में से 720 घटाएंगे तो 90 आ जाएगा, तो 90 मीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सवाल का सही जवाब। 6x में 5x घटा रहे हैं तो कितना आ जाएगा? x बराबर, इधर घटा रहे हैं 5x उधर ले जाके, 6x में 5x घटा रहे हैं तो x आ जाएगा, 810 में से 720 घटा रहे हैं तो 90 मीटर ही तो आएगा, तो 90 मीटर क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। समझ में आया ना? जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कितनी दूरी तय करेगी? रेलगाड़ी की अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। जब कोई रेलगाड़ी किसी स्टेशन को पार करती है तो कितनी दूरी तय करेगी? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस स्टेशन की लंबाई। रेलगाड़ी की चाल दोनों केस में तो समान रहेगी ना, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय जितना लग रहा है लिख दे रहे हैं। समझ में आया? एकदम आसानी से बना लिए सवाल को। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 68,000 रुपए को ये बी और सी में 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात और 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है। सबसे बड़ी और सबसे छोटे भागों का अंतर ज्ञात करिए। जरा आराम से देखेंगे, जिक्र किसका किसका किया गया है? ए बी और सी का जिक्र किया गया है। किस रेशियो में पैसा बांटना है? 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16। अब क्या करेंगे जरा देखना, तो हरों का लेंगे एलसीएम। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? ये देखो तो अमरीश पुरी टाइप का दिख रहा है, इसको टाइगर श्रॉफ बनाने के लिए क्या करेंगे? हरों का एलसीएम लेंगे। अनुपात में तो केवल ऊपर में रहना चाहिए, ये तो गड़बड़ हो गया भाई। तो क्या करो, हरों का एलसीएम लो। 2, 4 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे 16 आ जाएगा, तो 16 से सब में क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। 16 से सब में क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा? 2 8 16, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 चौका 16, इसमें क्या आ जाएगा? 16 से 16 कट जाएगा, तो 8 अनुपात 4 अनुपात 5 आ जाएगा। अब सवाल में आपसे क्या बोल रहा है? सबसे बड़ी और सबसे छोटे भागों का अंतर पूछ रहा है आपसे। जरा देखो तो, सबसे बड़ा भाग कितना? 6, सबसे छोटा भाग कितना? 4। सबसे बड़ा और सबसे छोटा भाग के बीच में कितने का अंतर है? 8 में से 4 घटाएंगे, 4 का अंतर लिख ली, 4 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा? सबका योग, 8 में से 4 जोड़ेंगे 12, 12 में से 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 17, गुना करेंगे
टोटल रुपया कितना दिया गया है, आप बोलेंगे 68,000 दिया गया है, गुना कर देंगे 68,000 को, 17 चौका 68, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4,000 आ जाएगा, 4,000 गुना 4 करेंगे तो 16,000। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सवाल का सही जवाब। बिल्कुल आपके दिमाग में फिट हुआ ना, और ये अच्छा सवाल है, अक्सर एग्जाम में सवाल आता है पैसा बांटने वाला। क्वेश्चन नंबर 15, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। जरा देखो तो आसान वे में कैसे बनाएंगे। तीसरी संख्या से कंपेयर कर रहा है, जिस संख्या से कंपेयर करता है उसको मानते हैं 100, तीसरी संख्या को मन ही मन मानो कितना 100, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 125। ध्यान से सुनो, तीसरी संख्या यदि 100 है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 25% अधिक है तो 125 हो जाएगी। आगे तो सुनो, अब क्या कह रहा है, तीसरी संख्या यदि 100 है, दूसरी संख्या 65% अधिक है तो कितनी हो जाएगी 165 हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है आपसे, अनुपात ही तो पूछा है, अनुपात पूछा तो कर दो अनुपात यार। ठीक है, 5 से काटो, 25 बचे 125, 33 बचे 165, तो 25:33 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सवाल का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, एक आयताकार भूखंड की लंबाई जिसकी चौड़ाई का 5 गुना है, यदि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 2000 मीटर स्क्वायर है, तब आयताकार भूखंड की चौड़ाई मीटर में ज्ञात कीजिए। जरा देखो तो इसमें क्या क्या दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई। अब जरा आराम से देखना, सवाल में कह रहा है इसकी चौड़ाई का 5 गुना है इसकी लंबाई, लंबाई चौड़ाई का 5 गुना है। यदि चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी 5x। ये कहां से आ रहा है, सवाल में क्लियर कट बोल रहा है लंबाई जो है ना चौड़ाई का 5 गुना है, चौड़ाई यदि x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी 5x। अब सवाल में क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, 5x में जब x से गुना करेंगे तो 5x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये तो 2000 के बराबर हो जाएगा, 2000 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। जब 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, डबल जीरो आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का मान 400 तो x का मान कितना हो जाएगा, रूट अंडर 400 बोले तो 20, तो x का मान कितना आ जाएगा 20। अब सवाल में आपसे क्या बोल रखा है, आयताकार भूखंड की चौड़ाई मीटर में क्या होगा, x का मान 20, चौड़ाई कितना दिया गया है x, तो 20 मीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सवाल का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 17, एक कार क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर की चाल, 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना, 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए औसत चाल कार की। तो इस सवाल का जवाब देंगे, कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। एक बात हमेशा याद रखना, औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, आप बोलेंगे कुल दूरी, कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय, लिया गया कुल समय। औसत चाल क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय हो जाएगा। अब जरा बताओ तो इसमें क्या हो जाएगा, कुल दूरी पहले कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर, कुल दूरी 60 किलोमीटर अपॉन लिया गया कुल समय, लिया गया
कुल समय। आप बोलेंगे तो सर इसमें समय नहीं दे रखा है, तो समय निकालना पड़ेगा। t1 बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना दिया है, 10 किलोमीटर, अपॉन चाल कितना दे रखा है, आप बोलेंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 30 बटा 10। किलोमीटर प्रति घंटा में घंटा जब मार के चला गया ऊपर, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, यानी 1/3 घंटा। समझ में आया। तो t1 कितना हो जाएगा, 1/3 घंटा। इसी तरह से हम बात करेंगे t2 कितना हो जाएगा, t2 कितना हो जाएगा, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, 20 किलोमीटर, चाल कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 20/40 बोले तो 1/2 घंटा। यदि हम बात करें t3 की, तो t3 कितना हो जाएगा, दूरी बटा चाल। दूरी 30 किलोमीटर है, चाल कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 30/60 बोले तो 1/2 घंटा। अब जरा बताओ तो औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय। तो कुल समय को यदि जोड़ना चाहेंगे, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 1, 1 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, 4/3। तो 4/3, 3 जम मार के चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। 1 घंटा यहाँ पे था, 4 बार में काटें कितना हो जाएगा, 15। तो 15 दिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सवाल का सही जवाब। कुल मिला के जिसको फॉर्मूला पता होगा, औसत चाल क्या हो जाता है, कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय, बस इतना कर दिए, सवाल का जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर 18, 230 मीटर और 240 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेनें 130 मीटर की दूरी पर हैं। वे समांतर पटरियों पर क्रमशः 160 किलोमीटर प्रति घंटा और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करती हैं। ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। एक बात हमेशा याद रखना, जब दो ट्रेन एक दूसरे की ओर आ रही होती है, अर्थात जब दो ट्रेन विपरीत, इधर थोड़ा आके बता रहे हैं, अर्थात जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही होती हैं, तब क्या करेंगे, चालों में योग करेंगे। चाल में क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेन के चालों का योग। समझ में आ रहा ना। टकराने की स्थिति में विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर में क्या करेंगे, चालों का योग करेंगे। ध्यान से देखो, इसमें क्या करेंगे, चालों का योग। एक ही दिशा में चालों का, एक ही दिशा में क्या करेंगे, चालों का अंतर करेंगे, और विपरीत दिशा में टकराने की स्थिति में क्या करेंगे, चालों का योग करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। टकराने की स्थिति में विपरीत दिशा में चालों का योग करेंगे। इसमें सवाल में कह रहा है दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर आ रही है, एक दूसरे की ओर आ रही है मतलब विपरीत दिशा में ही तो चल रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्या करेंगे, चालों का योग करेंगे। आपसे क्या पूछा है, समय पूछा है, तो बताओ तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। अब इसमें कितना हो जाएगा, दूरी में क्या करेंगे, दोनों ट्रेन की लंबाई का तो योग करेंगे ही करेंगे, साथ ही में साथ एक दूरी भी दिया गया, सबको जोड़ेंगे। तो कुल मिला के 230 मीटर प्लस 240 मीटर कितना हो जाएगा, 470 मीटर। 470 मीटर प्लस 130 मीटर कितना हो जाएगा, 600 मीटर। दूरी कितनी हो जाएगी, 600 मीटर, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, चाल। चाल में क्या करेंगे, जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में चलती हैं, एक दूसरे की ओर चलती है, तब क्या करेंगे, चालों का योग करेंगे। और सेम दिशा में जब चलेगी ऐसे, तब चालों का अंतर करते हैं। लेकिन विपरीत दिशा में टकराने की स्थिति में क्या करेंगे, चालों का योग करेंगे। तो बताओ तो 200 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 160 किलोमीटर प्रति घंटा, अन्य 360 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ध्यान रहे दूरी मीटर में है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 5/18 से करेंगे गुना, तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, और फिर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, फिर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 से भी एक जीरो कट जाएगा। तो कुल मिला के समय कितना लग जाएगा, 6 सेकंड का। यहाँ पे मीटर पर सेकंड था ना, सेकंड जब मार के चला गया ऊपर, मीटर से मीटर कट जाएगा,
6 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सवाल का सही जवाब। कितना स्मार्ट तरीके से बनाए, बस इतना ही सवाल में दम था, बाकी कुछ भी नहीं था। समझ में आया? तो 6 सेकेंड हो जाएगा सवाल का सही जवाब। यहाँ पे कैसे काटे समझ में आया ना? पहले एक जीरो से एक जीरो काटे, नहीं 18 दूनी 36, 20 बार में काट दिए, 18 दूनी 36, फिर एक जीरो से एक जीरो काटे, 5 दूनी 10 मिला के एक जीरो हो गया, तो 6 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सवाल का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है? 3, 7 और 18 से विभाजित सबसे छोटी पूर्णांक कौन सा है? कुल मिला के 3, 7 और 18 का एलसीएम पूछ रहा है। तो 18 में तो 3 शामिल हो जाएगा, 3 और 18 का एलसीएम तो कितना 18 ही हो जाएगा। 18 बच क्या गया 7, 18 7 26 से 126। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सवाल का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है? एक छात्रा ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया। गणना में त्रुटि प्रतिशत क्या होगा? त्रुटि प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। एक छात्रा को 5/3 से गुना करने के लिए कहा गया, और गलती से गुना किससे कर दी? 3/5 से। तो आपसे पूछ रहा है एरर परसेंट पूछ रहा है। तो हरों का एलसीएम लो, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 15 हो जाएगा। 15 से कर दो दोनों में मल्टीप्लाई ऊपर में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 3 पचे 15, पचे 25। इसमें कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, 3 तिया 9। संख्या आना चाहिए था 25, लेकिन आ रहा है 9। तो कितने का अंतर हुआ, कितने का एरर हुआ? आप बोलेंगे 16 का गलती हुआ। 25 में से 9 घटाएंगे, 16 का गलती किस में हो रहा है? 25 में से हो रहा है। परसेंट बनाने के लिए क्या करेंगे? 100 से करेंगे गुना, 25 चौका 100, 16 चौका 64%। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सवाल का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है? 3/4, 5/7, 7/9 और 1/2 का HCF क्या होगा? तो HCF के लिए क्या करेंगे? अंश बटा हर के रूप में दिया गया है। HCF पूछ रहा है तो क्या करेंगे? अंशों का HCF बटे हरों का LCM। तो ऊपर वाले का क्या करेंगे? ऊपर वाले का क्या करेंगे? HCF पूछा तो HCF निकालेंगे, और नीचे वाला जो बचा उसका क्या करना है? एलसीएम निकालना है। तो ऊपर वाले का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3, 5, 7, 1। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिस संख्या से 3, 5, 7 और 1 विभाजित हो जाए। आप बोलेंगे 1 हो जाएगा, अपॉन नीचे वाले का एलसीएम लो, 4, 7, 9 और 2 का एलसीएम लो, तो कितना हो जाएगा जरा देखना। तो 4 में तो 2 शामिल हो जाएगा, कुल मिला के कितना हो जाएगा? 9 सती 63। 63 को जब 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 252। तो 252, 1/252, ऑप्शन नंबर सी। 1/252 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सवाल का सही जवाब। यहाँ पे क्या सीखे हम लोग? HCF आपसे पूछ रहा है, अंश बटा हर के रूप में है। HCF पूछ रहा है तब क्या करेंगे? HCF पूछ रहा है तब क्या करेंगे? अंशों का HCF, अंशों का HCF बटे हरों का LCM, बटे हरों का LCM। समझ में आया ना? अंश बटा हर के रूप में दे रखा है, HCF पूछ रहा है तो क्या करेंगे? अंशों का HCF बटे हरों का LCM। क्वेश्चन नंबर 22, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। घन का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है घन का आयतन। अब जरा बताओ घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। ये क्यूब का मान कितना है? 64 है, तो भुजा कितना हो जाएगा? 4। भुजा कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 4 हो जाएगा भुजा। अब आपसे क्या पूछ रहा है? एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का क्या होता है? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है।
तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a² होता है। तो 6a का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 छक 96, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सवाल का सही जवाब। ये सवाल पूछा गया सवाल है, जितना करवा रहे सारा पूछा गया सवाल है। दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 49:25 है, तो उनके आयतन का क्या अनुपात होगा। पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², और गोले का जो आयतन होता है, गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है सर जी जरा बताओ। 4/3 πr³। जरा देखना इसमें क्या दे रखा है, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है 49:25। जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे तो 4π दोनों में होगा, और 4π क्या कांस्टेंट कट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा उनके त्रिज्याओं के वर्ग, उनके त्रिज्याओं के अनुपात का, उनके त्रिज्याओं के वर्ग का अनुपात ये किसके बराबर हो जाएगा 49:25 हो जाएगा। तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा √49/25। रूट अंडर दोनों में रूट लग जाएगा ना, मतलब ऐसे हो जाएगा √49/25 होल रूट लग जाएगा। 49 का वर्गमूल 7, 25 का वर्गमूल 5। आपसे क्या पूछ रखा है गोले का आयतन, गोले के आयतन के लिए गोले का आयतन क्या होगा। तो गोले के आयतन में क्या होता है 4/3 πr³। ऊपर नीचे दोनों में रहेगा 4/3 π, तो कट जाएगा ना ये r³, तो रेडियस का पावर 3 केवल बच जाएगा। 7 का पावर 3 343, 5 का पावर 3 बोले तो 125, तो 143/125। ध्यान रहे 7:5 है त्रिज्या का अनुपात, तो उनके गोले के आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा r³ ही दोनों में केवल बचेगा, कैपिटल r³/स्मॉल r³। अब जरा बताना 4/3 π तो कांस्टेंट है, पाई का मान 22/7 दोनों से कट जाएगा, तो r³ दोनों में होगा। तो 7 का क्यूब 343, 5 का क्यूब 125। ये 2 सेकंड का सवाल था। 343/125, एक ऑप्शन नंबर ई कर लेना 343/125, ऑप्शन नंबर ई। ये 2 सेकंड का सवाल था। 2 सेकंड में कैसे बनाते हैं तो फॉर्मूला आपको बताएं हम। जैसे यहाँ पे देखे क्षेत्रफल का अनुपात था 49:25, तो त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा 49 का वर्गमूल 7, 25 का वर्गमूल 5, 7:5। पूछ रहा आयतन का अनुपात क्या होगा 7 का क्यूब 343, 5 का क्यूब 125, 343/125, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, 12 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर आयाम वाले कमरे की 4 दीवारों को 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी की जाती है। लागत मूल्य का पता लगा मैं बस। क्वेश्चन नंबर 24, चलो आराम से देखो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है। कोई कमरा है, कमरे की लंबाई 12 मीटर, कमरे की चौड़ाई 15 मीटर, कमरे की ऊंचाई 20 मीटर दे रखा है, और आपसे क्या बोल रहा है दीवारों को क्या करना है सफेदी करवाना है, और 2 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर क्या है उसका दर है। पहले बताओ कमरा किस आकार का है, आप बोलेंगे घनाभ के आकार का है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग है, तो कमरा किस आकार का है घनाभ के आकार का है। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा जरा देखो तो मेरे प्यारे दोस्त 2 × L + B × H, क्या हो जाएगा 2 × L + B × H। अच्छा जरा बताओ तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं, केवल दीवार के जो कमरे हैं ना उसका क्षेत्रफल निकालना है, ऊपर और नीचे का तो जिक्र नहीं किया गया है ना। तो कमरा किस आकार का है घनाभ के आकार का है,
और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो क्या हो जाएगा जरा देखना, 2 इंटू लंबाई कितनी है 12 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर, ऊंचाई 20 मीटर। तो लंबाई में से चौड़ाई को जोड़िए, 12 में से 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, गुना ऊंचाई कितनी है 20 मीटर। और थोड़ा ठहरिए, इसमें जो आएगा क्षेत्रफल उसको बोल रहा है 2 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उसका चार्ज है। तो क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा 2 से, ठीक है ना। अब जरा देखना तो 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी 216, 216 के बाद लग जाएगा कि 0। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सवाल का सही जवाब। ये सवाल पूछा गया है एग्जाम में, जितना सवाल करवा रहे हैं सारा सवाल एग्जाम में पूछा गया है लेटेस्ट पैटर्न में, वो भी। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 27 मीटर स्क्वायर है और इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के 3 गुने हैं। आयत का परिमाप ज्ञात करिए। एकदम आराम से बनाएंगे, लंबाई और चौड़ाई आयत के लिए बोल रखा है ना। अब क्या करें, थोड़ा सा उसको ऊपर कर लेते हैं ना, तब अच्छे से आपको सवाल दिखाई देगा। क्या बोल रखा है, लंबाई और चौड़ाई, क्षेत्रफल 27 मीटर स्क्वायर दे रखा है। बहुत बढ़िया, लंबाई इसके चौड़ाई का 3 गुना है। चौड़ाई यदि x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई 3x। अब जरा बताना मेरे प्यारे दोस्त, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। 3x गुना x बोले तो 3x स्क्वायर का मान, 3x स्क्वायर का मान किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलेंगे 27 मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। काट लो, 3 नवा 27। तो एक्स स्क्वायर का मान 9 है, तो x का मान कितना हो जाएगा, √9 बोले तो 3। अब थोड़ा सा देखो तो लंबाई जैसे आया 3 तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x बोले तो 3, ऊंचा हाँ सॉरी, जैसे x का मान आया 3 तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 3, x बोले तो 3, लंबाई कितनी हो जाएगी 3x, तो कितना हो जाएगा 3 3 9। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आयत का परिमाप बताओ। तो आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई में से चौड़ाई को जोड़िए और उसका 2 गुना कर दीजिए। 9 में से 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12, 12 का 2 गुना कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सवाल का सही जवाब। x का मान 3 आया तो चौड़ाई 3 हो जाएगा, लंबाई कितनी हो जाएगी 3x है तो 3 3 9। आपसे सवाल में पूछ रहा है आयत का परिमाप बताइए। तो आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई में से चौड़ाई को जोड़िए, 9 में से 3 जोड़े कितना हो जाएगा 12, 12 का कर देंगे 2 गुना यानी 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सवाल का सही जवाब। झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए 25 प्लस फुल लेंथ टेस्ट बायलिंगुअल रहता है। हिंदी के 50 क्वेश्चन, गणित के 25 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन, मात्र 199 रुपए में। जो भी बच्चे प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं किए हैं स्टडी फॉर गोल्स के ऐप को, तो इंस्टॉल करना है स्टडी फॉर गोल्स के ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से। और S4G स्टडी फॉर गोल्स के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। जो इसका टेलीग्राम चैनल है इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस, साइंस सबका कंटेंट मिलेगा, नागपुरी, पंचपरगनिया। दूसरा टेलीग्राम चैनल क्या है, खोट्ठा स्पेशल टेलीग्राम चैनल है, खोट्ठा S4G। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको केवल खोट्ठा का कंटेंट मिलेगा। झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए पेपर 2 के लिए कंप्लीट कोर्स सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, न्यूमेरिकल एबिलिटी 499 रुपये में आपको मिलेगा। अभी क्लास चल रही है और इसका 25 प्लस फुल लेंथ टेस्ट मात्र 199 रुपये में आपको बताया ही है। और थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, झारखंडी जोहार, नमस्कार।